जय हिंद डिफेंस लवर्स। आज की टॉप हेडलाइंस कुछ इस प्रकार है। डीआरडीओ ने आकाश एनजी का किया सफलतापूर्वक उड़ान परीक्षण। 8 साल बाद इंडियन एयरफोर्स की मिसिंग AN-32 एयरक्राफ्ट का मिला मलबा। हैदराबाद में अडानी डिफेंस बनाएगी हाइपरसोनिक मिसाइल्स। जापान और भारत की कोस्ट गार्ड ने कंडक्ट करी जॉइंट एक्सरसाइज। और इंडियन आर्मी ने स्वदेशी तौर पर विकसित किया एक सिक्योर मोबाइल डिवाइस। आज 12 जनवरी को सुबह करीब 10:30 बजे उड़ीसा कोस्ट पर चांदीपुर की इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज से डीआरडीओ द्वारा न्यू जनरेशन की आकाश मिसाइल का सफलतापूर्वक उड़ान परीक्षण आयोजित किया गया है। और इस परीक्षण के दौरान बेहद ही लो एल्टीट्यूड पर उड़ान भर रहे एक हाई स्पीड अनमैन्ड एरियल टारगेट के खिलाफ आकाश मिसाइल को टेस्ट किया गया था, जिसमें इस मिसाइल ने अपने टारगेट को सफलतापूर्वक इंटरसेप्ट किया और उसे डिस्ट्रॉय किया। और इस दौरान आकाश के कंप्लीट वेपन सिस्टम की फंक्शनिंग को वैलिडेट किया गया है, जिसमें स्वदेशी तौर पर विकसित किए गए मिसाइल की रेडियो फ्रीक्वेंसी सीकर, इसके लॉन्चर, मल्टी फंक्शन रेडार, कमांड कंट्रोल एंड कम्युनिकेशन सिस्टम्स, तो ये सभी शामिल हैं। और आकाश वेपन सिस्टम की जो परफॉर्मेंस है वो कई अलग अलग तरह के रडार्स, टेलीमेंट्री एंड इलेक्ट्रो ऑप्टिकल ट्रैकिंग सिस्टम, तो इन सभी से कैप्चर किए गए डेटा के माध्यम से वैलिडेट की गई है। और इस टेस्ट के दौरान डीआरडीओ, इंडियन एयरफोर्स, भारत डायनेमिक्स लिमिटेड और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के सीनियर ऑफिशियल्स मौजूद थे। बाकी आपको बता दें कि जो न्यू जनरेशन की आकाश मिसाइल है यानी कि आकाश एनजी, तो ये हाई स्पीड और एजाइल एरियल थ्रेट्स को इंटरसेप्ट करने में पूरी तरह से सक्षम है। और आज इसके सफल उड़ान परीक्षण ने अब इसके यूजर ट्रायल्स के रास्ते को भी खोल दिया है। और आकाश एनजी की जो रेंज है वो लगभग 80 किलोमीटर तक है। और ये भारत के उन वेपन सिस्टम्स में आता है जिसमें एक्सपोर्ट पोटेंशियल भी काफ़ी ज़्यादा है। और आकाश मिसाइल सिस्टम में तो कई सारे देश ऑलरेडी अपनी दिलचस्पी दिखा चुके हैं। 22 जुलाई 2016 को एक मिशन के दौरान बे ऑफ बंगाल के ऊपर से उड़ान भरते समय इंडियन एयरफोर्स का एक AN-32 एयरक्राफ्ट अचानक से लापता हो गया था। और उस दौरान इस एयरक्राफ्ट में 29 पर्सनल सवार भी थे। फिर जिसके बाद इस एयरक्राफ्ट को ढूंढने के लिए एक बहुत बड़े लेवल पर सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन भी लॉन्च किया गया था, जिसमें एयरक्राफ्ट, शिप्स, इन सभी की मदद ली गई। लेकिन जो रेस्क्यू टीम थी वो ना तो इस एयरक्राफ्ट के मलबे को ढूंढ पाई और ना ही इसमें सवार पर्सनल का कोई पता लग पाया। लेकिन अब 8 साल बाद इस एयरक्राफ्ट का मलबा मिलने की रिपोर्ट सामने आई है। हुआ यह है कि मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के तहत जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी है, तो उसने इस मिसिंग AN-32 एयरक्राफ्ट की लास्ट नोन लोकेशन के पास एक ऑटोनॉमस अंडर वाटर व्हीकल को डिप्लॉय किया था। और इस व्हीकल में डीप सी एक्सप्लोरेशन कैपेबिलिटी भी है। और ये जो सर्च है ये मल्टीपल पेलोड्स का इस्तेमाल करके 3400 मीटर की गहराई तक कंडक्ट की गई थी। और इसके पेलोड्स में मल्टी बीम सोनार, सिंथेटिक एपरेचर सोनार, हाई रेजोल्यूशन की फोटोग्राफी इंस्ट्रूमेंट, तो ये सभी पेलोड्स इसमें शामिल थे। और इस AUV के थ्रू जो इमेजेस मिली हैं तो उनका एनालिसिस करके इस बात के संकेत मिले कि चेन्नई कोस्ट से करीब 140 नॉटिकल माइल्स यानी कि लगभग 310 किलोमीटर की दूरी पर सी बेड पर एक दुर्घटनाग्रस्त एयरक्राफ्ट का मलबा मिला है। और जब इन इमेजेस की और अच्छी तरह से जांच की गई तो एयरक्राफ्ट का ये मलबा उस मिसिंग AN-32 एयरक्राफ्ट के अनुरूप ही पाया गया है। और जिस जगह पर ये सर्च कंडक्ट की गई है तो उसी क्षेत्र में किसी और अन्य मिसिंग एयरक्राफ्ट की कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं है। तो इसके कारण इस बात की संभावना ज़्यादा है कि ये जो मलबा मिला है ये कोई और नहीं बल्कि इंडियन एयरफोर्स के ही उस मिसिंग AN-32 एयरक्राफ्ट की तरफ इशारा करता है। और अब एयरक्राफ्ट के कुछ पार्ट्स को भी ढूंढने का प्रयास किया जाएगा ताकि ये पता लग सके कि एक्सीडेंट आखिर किस वजह से हुआ था। और इसमें जो सवार पर्सनल थे तो संभव होगा तो उनके अवशेष को भी पुनः प्राप्त करने पर विचार किया जाएगा। आने वाले कुछ ही वर्षों में जो हैदराबाद है वो भारत का डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हब बन सकता है, क्योंकि अडानी ग्रुप ने अगले 2 से 3 वर्षों में यहाँ पे करीब 1500 करोड़ रुपीस तक का निवेश करने की बात करी है। और जिसमें मुख्य रूप से हैदराबाद में मिसाइल्स और अनमैन्ड व्हीकल्स को मैन्युफैक्चर करने के लिए यहाँ पे अत्याधुनिक फैसिलिटीज़ बनेंगी। और जबकि अडानी डिफेंस एंड एरोस्पेस के CEO की तरफ से इस बात पर जोर दिया गया है कि हैदराबाद अडानी ग्रुप के लिए मिसाइल्स और अनमैन्ड कैपेबिलिटीज़ के लिए एक बजिंग सेंटर होने वाला है। और जबकि अडानी ग्रुप की महत्वाकांक्षी योजनाओं में हैदराबाद में लॉन्ग रेंज की मिसाइल्स, नेवल मिसाइल्स, नेक्स्ट जनरेशन की एंटी रेडिएशन मिसाइल्स, हाइपरसोनिक मिसाइल्स, तो इन सभी का प्रोडक्शन करना शामिल है। और जबकि ग्राउंड और वाटर के लिए अनमैन्ड सिस्टम्स अडानी ग्रुप के लिए नेक्स्ट फोकस एरिया है। इसके अलावा कंपनी ने हैदराबाद में काउंटर ड्रोन सिस्टम्स पर ऑलरेडी काम शुरू कर दिया है। और इस तरह से डिफेंस सेक्टर में भारत को आत्मनिर्भर बनाने की तरफ अडानी ग्रुप की तरफ से कई अलग अलग तरह की योजनाएं ऑलरेडी बनाई गई हैं। और बाकी आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा रिमाइंडर, अगर आप यहाँ तक वीडियो देख चुके हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करें। और आप में से जो भी चैनल पर पहली बार आया है तो वे डिफेंस स्क्वाड की सुपर ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करना ना भूलें। और ये अपनी तरह की पहली ऐसी मोबाइल एप्लीकेशन है जो कि डेडिकेटेड है केवल डिफेंस सेक्टर को, जिसमें आपको डिफेंस रिलेटेड कई अलग अलग इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पर खास वीडियोस, ऑडियो बुक्स, ई बुक्स, ये सारी चीज़ें एक ही जगह पर मिलती है। और अगर आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करते हैं तो इसकी प्रीमियम मेंबरशिप पर आप स्पेशल डिस्काउंट भी प्राप्त कर सकते हैं।
जम्मू कश्मीर से एक दुखद खबर सामने आई है, जहां बारामूला सेक्टर के एक फॉरवर्ड एरिया पर ऑपरेशनल टास्क को परफॉर्म करते समय इंडियन आर्मी के गनर गुरप्रीत सिंह ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है। और गनर गुरप्रीत सिंह 18 राष्ट्र राइफल से थे। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हमारे इस वीर की आत्मा को शांति मिले और ये देश उनके सर्वोच्च बलिदान के लिए सदा इनका ऋणी रहेगा। और बाकी रिपोर्ट्स ऐसी भी देखने को मिली है कि आज 1800 आवर्स पर सिक्योरिटी फोर्सेस की कॉन्वॉय के व्हीकल्स पर कुछ आतंकियों द्वारा फिर से फायरिंग की गई थी और यह घटना पुंछ सेक्टर में कृष्ण घाटी के पास के जंगलों की है। अच्छी बात यह कि इस घटना में हमारी तरफ कोई भी कैजुअलिटीज़ नहीं हुई है। बाकी आर्मी और जम्मू कश्मीर पुलिस द्वारा जॉइंट ऑपरेशन लॉन्च कर दिया गया। बाकी एक अपडेट ये भी है कि आज शुक्रवार को चेन्नई कोस्ट पर इंडियन कोस्ट गार्ड और जापानीज कोस्ट गार्ड ने एक जॉइंट एक्सरसाइज को परफॉर्म किया है और इस एक्सरसाइज के दौरान संकट में पड़े किसी भी वेसल के क्रू को रेस्क्यू करने के लिए रियल टाइम में रिस्पॉन्ड करने की प्रैक्टिस की गई है। और इस एक्सरसाइज का नाम रखा गया है सहयोग काइजिन, जिसमें इंडियन कोस्ट गार्ड की ICGS शौर्य और जापानीज कोस्ट गार्ड की JCGS याशिमा पार्टिसिपेट कर रही है। इंडियन आर्मी ने नेशनल सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस ऑफ एकेडमिया और इंडस्ट्री के कोलैबोरेशन के साथ स्वदेशी तौर पर एक सिक्योर आर्मी मोबाइल भारत वर्जन इकोसिस्टम को विकसित किया है। शॉर्ट फॉर्म में इसका नाम है संभव, जो कि अत्याधुनिक 5G टेक्नोलॉजी पर काम करता है और इसके 35,000 सेट्स को 2 फेसेस में कॉन्फ़िगर किया गया है। शुरू में 2500 सेट्स 15 जनवरी तक कॉन्फ़िगर होंगे और बाकी बचे 31 मई 2024 तक। आर्मी का यह भी कहना है कि पैन इंडिया सिक्योर इकोसिस्टम के साथ संभव में मल्टी लेयर्ड इंक्रिप्शन है और इस सुरक्षा के साथ कॉमर्शियल नेटवर्क पर चलेगा। आसान शब्दों में कहें तो ये आर्मी के लिए खास तौर पर तैयार किया गया एक सिक्योर मोबाइल डिवाइस है, जिसमें भारत OS नाम का स्वदेशी ऑपरेटिंग सिस्टम है और ये भारत के कॉमर्शियल नेटवर्क का ही यूटिलाइज करके पूरे पैन इंडिया आर्मी को एक सिक्योर कम्युनिकेशन सर्विस प्रोवाइड करेगा। और ये 5G डिवाइस है जो कि भारत की डिफेंस कैपेबिलिटी को भी और आगे ले जाने में मदद करेगा और इसके कई सारे फायदे हैं, जैसे कि इंडियन आर्मी को अपने ऑपरेशंस को और भी अधिक कुशलता से और सुरक्षित रूप से आगे बढ़ाने में इससे मदद मिलेगी। इसके द्वारा आर्मी जो इंटरनली डेटा शेयर करेगी वो सिक्योर रहेगा और चूंकि ये कॉमर्शियल नेटवर्क पर भी रन कर रहा है तो इसलिए इसको हर जगह पर तैनात करना आसान रहेगा। स्ट्रेटेजिक और ऑपरेशनल लेवल पर बेहतर कम्युनिकेशन, बेहतर तालमेल, इन सभी को सक्षम किया जा सकेगा। इससे आर्मी को अपने ट्रूप्स और अपने रिसोर्सेज को और भी अधिक कुशलता से तैनात करने में भी मदद मिलेगी और ओवरऑल देखा जाए तो ये भारत की डिफेंस कैपेबिलिटीज़ को बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान देगा। हालांकि इस डिवाइस में किस तरह का हार्डवेयर इस्तेमाल किया गया है तो उसके बारे में किसी को डिटेल देखने को नहीं मिली है। इसके अलावा इंडियन आर्मी की तरफ से कुछ वीडियोज़ भी शेयर की गई हैं जिसमें उन्होंने दिखाया कि किस तरह से वे ड्रोन्स का इस्तेमाल करते हैं अलग अलग ऑपरेशंस में। फिर चाहे इन ड्रोन्स की मदद से टारगेट पर AK-47 से फायर करना हो, ग्रेनेड्स को ड्रॉप करना हो या फिर फॉरवर्ड एरियाज पर तैनात हमारे ट्रूप्स के लिए वेपन्स, एम्यूनिशंस और इस तरह की जरूरी सप्लाईज को प्रोवाइड करना हो। बाकी कुछ महत्वपूर्ण इंटरनेशनल अपडेट्स भी हैं, जिसमें से पहला अपडेट तो यह है कि लाल सागर में जो मर्चेंट शिप्स को हुती रेबल्स द्वारा टारगेट किया जा रहा है तो उनकी इन हरकतों के खिलाफ US के सेंट्रल कमांड फोर्सेस ने UK और बाकी के कोऑर्डिनेशन के साथ यमन में हुती रेबल्स के खिलाफ एक जॉइंट स्ट्राइक कंडक्ट करी है। और जबकि इस जॉइंट स्ट्राइक के जवाबी कार्रवाई में अब हुती रेबल्स ने भी US और UK की वॉरशिप्स पर जवाबी हमले शुरू किए। बाकी इसके अलावा जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अभी कुछ दिनों पहले फॉर्मर इंडियन हाई कमिश्नर श्री अजय बिसारिया जी ने अपनी बुक में इस बात का खुलासा किया था कि कैसे पुलवामा के बाद भारत की कूटनीति ने पाकिस्तान को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया था। तो इसी रिपोर्ट के सामने आने के बाद अब पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस की प्रवक्ता की तरफ से प्रतिक्रिया देखने को मिली है, जिसमें उनका ये कहना है कि उन्होंने ये बुक अभी तक नहीं पढ़ी है, लेकिन उन्होंने कुछ मीडिया रिपोर्ट्स देखी हैं और उस पर जो कमेंट हुए हैं उनको भी देखा है। और बालाकोट वाले क्लेम्स पर उनकी तरफ से कहा गया है कि इस तरह के कमेंट एक प्रोफेशनल डिप्लोमेट की तरफ से सरप्राइजिंग है। वैसे हमारे हिसाब से ये कुछ सरप्राइजिंग वाली बात तो है नहीं, क्योंकि जब ये घटना हुई थी तब पाकिस्तान के ही मिनिस्टर्स ने पाकिस्तान की संसद में कहा था कि माथे पर पसीने थे, पैर काँप रहे थे, अगर हमने विंग कमांडर अभिनंदन को नहीं छोड़ा तो भारत हम पे आज रात हमला कर देगा। और ये हमारी स्टेटमेंट नहीं है बल्कि पाकिस्तान के मिनिस्टर्स की ही स्टेटमेंट है। अगर कुछ सरप्राइजिंग पाकिस्तान के लिए था तो वो यही था कि MiG-21 ने उनके एडवांस F-16 को कैसे उड़ा दिया। चलिए, बाकी अब समय है आज के इतिहास का। आज के दिन सन 2000 में जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में हुए एक हमले में मेजर MC मुथन्ना वीरगति को प्राप्त हुए थे और इन्हें मरणोपरांत शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया। और आपके लिए आज का प्रश्न ये है कि इंडियन आर्मी के पहले भारतीय कमांडर इन चीफ फील्ड मार्शल KM करियप्पा कौन से वर्ष में आर्मी चीफ बने थे। समय है आज के टॉप 3 कमेंट्स का, जो ये रहे आपकी स्क्रीन पर। तो हमारे आज के इस एपिसोड के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको एपिसोड पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करें। कोई भी सुझाव या सवाल हो तो उसके लिए कमेंट सेक्शन ओपन है और squadin.in पे जाके नए डिजाइन्स को चेकआउट करना ना भूलें। हम जल्दी मिलेंगे नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।